हेलो एवरीवन। वेलकम टू किन स्टडीज। आज है 13 नवंबर और आज के करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अभी हाल ही में जो लाल किले के पास विस्फोट हुआ है उसकी जांच गृह मंत्रालय ने एनआईए को सौंपी है, जिसकी वजह से एनआईए अभी हाल ही में काफी चर्चा में रहा है। इसके साथ ही हम देखेंगे एक्सरसाइज ब्रह्मशिरा के बारे में, ये काफी चर्चा में रही है। देन हम देखेंगे डब्ल्यूएचओ का ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट जो हाल ही में आयोजित किया गया है भारत में, वो कहाँ पर किया गया है और क्या इसकी थीम रही है। साथ ही हम देखेंगे हाल ही में चर्चा में रहा दोहा पॉलिटिकल डिक्लेरेशन के बारे में। देन हम देखेंगे इथोपिया के बारे में और लास्ट में देखेंगे एक्सरसाइज मित्र शक्ति 11 के बारे में। शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, consider the following with reference to structure and administration of the National Investigation Agency। यहाँ पर जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी है उसकी संरचना और प्रशासन के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, The NIA was established under the National Investigation Agency Act 2008, and second, it was created in the wake of 26/11 Mumbai terrorist attacks. And third, the NIA functions under the Ministry of Home Affairs. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं, आपको बताना है एनआईए से संबंधित यहाँ पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर ये तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, आप देख सकते हैं। एनआईए एक्ट 2008 जो है उसको पास किया गया बाय द इंडियन पार्लियामेंट एंड देन इट केम इनटू फोर्स ऑन 31 दिसंबर 2008। एनआईए जो है ये प्रोवाइड करता है लीगल फ्रेमवर्क फॉर सेटिंग अप द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एज इंडिया सेंट्रल काउंटर टेररिज्म इन्वेस्टिगेशन बॉडी। और ये जो एक्ट है ये डिफाइन करता है उसके पावर्स, jurisdiction एंड functions ऑफ एनआईए इंक्लूडिंग इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंसेस अफेक्टिंग national security. It ensures uniformity and coordination in dealing with the terrorism and other scheduled offenses across states. The 26/11 Mumbai attacks exposed serious gaps in India's internal security and counter-terrorism mechanism. उसी के रेस्पॉन्स में फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनैक्ट किया एनआईए एक्ट 2008 टू एस्टैब्लिश अ डेडिकेटेड सेंट्रल एजेंसी फॉर इन्वेस्टिगेटिंग टेररिज्म रिलेटेड क्राइम्स। आपने देखा कि जो एनआईए है वो ऑपरेट करता है अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है ये ओवरसी करती है इट्स पॉलिसी डायरेक्शन, फंडिंग एंड कोऑर्डिनेशन विद द स्टेट पुलिस फोर्सेस एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज। The DG of NIA reports to Ministry of Home Affairs and leads all operations and investigations. This ensures that counter-terror operations remain centralized and consistent with national security policies. एनआईए का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में और वर्तमान समय में एनआईए के जो डीजी हैं वो है सदानंद दाते। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Where was the exercise Brahmasira conducted in November 2025? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है नवंबर 2025 में जो अभ्यास ब्रह्मशिरा है ये कहां पर आयोजित किया गया। आपके ऑप्शंस हैं गुजरात, राजस्थान, पंजाब या फिर लद्दाख। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन
ए। सो इसका जो आयोजन है वो किया गया गुजरात में। आप देख सकते हैं, द इंडियन आर्मी कंडक्टेड एक्सरसाइज ब्रह्मशिरा इन द रन एंड क्रीक सेक्टर ऑफ गुजरात अंडर द ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज त्रिशूल। So it involved Army, Navy, Air Force, Coast Guard, and Border Security Force with civil administration. And the drill tested integrated land, sea, air operations and multi-domain coordination. So आपने देखा कि जो ये जो एक्सरसाइज ब्रह्मशिरा है, इसका आयोजन किया गया गुजरात का जो कच्छ का रण है और सरकरीक सेक्टर में। और इसमें भूमि, जल और वायु में जो एकीकृत क्षमताएं हैं उनका प्रदर्शन किया गया है। So it featured joint task forces and a modern joint control center for real-time coordination. And the exercise validated new technologies, cyber and drone warfare, and military-civil fusion. So Southern Command also led exercises Marujwala and Akhand Prahar in the Thar Desert. So it reflects the army's decade of transformation and focuses on jointness, Atmanirbharta, and innovation. सो आप ध्यान रखेंगे, हाल ही में जो एक्सरसाइज ब्रह्मशिरा है इसका आयोजन किया गया है गुजरात में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the theme of the second WHO Traditional Medicine Global Summit 2025? सो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, द्वितीय डब्ल्यूएचओ पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2025 का विषय क्या है? आपके ऑप्शंस हैं हेल्थ फॉर ऑल, साइंस फॉर हीलिंग, ट्रेडिशनल विजडम फॉर मॉडर्न हेल्थ, या फिर रीस्टोरिंग बैलेंस द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो हाल ही में जो सेकेंड ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट का आयोजन किया गया है उसका थीम रहा है रीस्टोरिंग बैलेंस द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग। सो सेकंड जो ये ट्रेडिशनल ग्लोबल समिट हुआ है इसका आयोजन किया गया है भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। आप ध्यान रखेंगे, फर्स्ट डब्ल्यूएचओ का जो ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट हुआ था उसका आयोजन किया गया था 2023 में, और ये हुआ था गुजरात के गांधीनगर में। आप देख सकते हैं, इन नवंबर 2025 इट वाज अनाउंस्ड दैट द सेकंड वर्ल्ड हेल्थ Organization Traditional Medicine Global Summit will be held from 17th to 19th next month at भारत मंडपम। तो आप ध्यान रखेंगे, ये जो सेकंड समिट है इसका आयोजन दिसंबर में किया जाएगा, कहां पर? नई दिल्ली में। एंड द समिट इज को होस्टेड बाय द डब्ल्यूएचओ एंड द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। और इसकी थीम आपने देखी, रिस्टोरिंग बैलेंस द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग। सो इसका उद्देश्य है प्रमोट करना एविडेंस डायलॉग एंड एक्शन फॉर इंटीग्रेटिंग ट्रेडिशनल कॉम्प्लीमेंट्री एंड इंटरैक्टिव मेडिसिन। सो ये जो समिट है इसका फोकस रहेगा ऑन लिंकिंग साइंस, इनोवेशन, इंडिजिनस विजडम एंड डिजिटल हेल्थ। इसके साथ ही डब्ल्यूएचओ की अगर बात करें तो ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, जो कि कोऑर्डिनेट करती है रिस्पॉन्सेस को टू इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ इश्यूज एंड इमरजेंसीज। और डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसके साथ ही इसके 6 रीजनल ऑफिसेज भी हैं वर्ल्ड वाइड। इसको फॉर्म किया गया था 1948 में, और वर्तमान समय में इसके डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस अधनम घेब्रेयस। इसके साथ ही अगर हम एक थॉट ये भी लाए मन में कि भारत में ही क्यों ट्रेडिशनल मेडिसिन का जो ग्लोबल समिट है इसका आयोजन बार बार किया जा रहा है, तो भारत जो है वो हमेशा से ही पारंपरिक चिकित्सा का एक प्रमुख केंद्र रहा है।
इसके साथ ही हाल ही में डब्ल्यूएचओ के साथ मिलकर के गुजरात में एक पारंपरिक चिकित्सा के लिए एकमात्र वैश्विक स्तर पर ऐसा केंद्र स्थापित किया जा रहा है जो कि ट्रेडिशनल मेडिसिन को बढ़ावा देगा। सो आप ध्यान रखेंगे, जो ट्रेडिशनल मेडिसिन का सेंटर इंडिया में ओपन किया जा रहा है वो किया जाएगा गुजरात में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट दोहा पॉलिटिकल डिक्लेरेशन। सो यहां पर दोहा राजनीतिक घोषणा से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द डिक्लेरेशन was adopted at the first World Summit for Social Development hosted by the United Nations headquarters in New York. And second, its key feature is the call for a global tax on financial transactions to fund poverty eradication initiatives. And third statement is, the declaration represents a shift in global policy by treating economic growth and environmental sustainability as secondary to social development. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है दोहा पॉलिटिकल डिक्लेरेशन से संबंधित यहाँ पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो यहाँ पर ये तीनों ही स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है क्योंकि इसको जो अडॉप्ट किया गया है वो किया गया है सेकेंड वर्ल्ड समिट में, जिसका आयोजन किया गया है दोहा कतर में, ना कि यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। इसके साथ ही सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट भी यहाँ पर इनकरेक्ट है, हम यहाँ डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। So Doha Political Declaration was adopted at the Second World Summit for Social Development and it was hosted by Qatar, not United Nations headquarters. So the document reaffirms commitment to poverty eradication and calls for global cooperation and financial investment, but it does not specifically mention a global tax on financial transactions. सो ये जो डिक्लेरेशन है इसका एम्फेसिस है एक होलिस्टिक अप्रोच की तरफ, स्टेटिंग दैट सोशल प्रोग्रेस, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी आर inseparable pillars of human development, aligning social goals closely with the 2030 SDGs. So it is an integrated approach, not a prioritization of social development over the other two pillars. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। With respect to Ethiopia and its geographical features, consider the following statements. So यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इथोपिया और उसकी भौगोलिक विशेषताओं के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, Ethiopia is the largest and most populous nation in the Horn of Africa and hosts the headquarters of the African Union. And second statement is, the country's topography is dominated by highlands and plateaus which are separated by the Great Rift Valley. And third, Mount Ras Dagen is the highest peak in Ethiopia. And fourth statement is, the Blue Nile River originates from the Lake Tana within the Ethiopian highlands. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है इथोपिया और उसके ज्योग्राफिकल फीचर्स से संबंधित यहाँ पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन
डी। सो यहां पर ये चारों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, आप देख सकते हैं। So Ethiopia is geopolitically significant, being the largest and most populous nation in the Horn of Africa. सो हॉर्न ऑफ अफ्रीका की बात करें तो इसमें जो कंट्रीज आती हैं वो है जिबूती, इथोपिया, इरिट्रिया और सोमालिया। आप ध्यान रखेंगे चार कंट्रीज इसमें आती हैं। इथोपिया की जो कैपिटल है वो है अदिस अबाबा, और ये होस्ट सिटी है अफ्रीकन यूनियन और यूएन इकोनॉमिक कमीशन फॉर अफ्रीका का, कमेंटिंग इट्स रोल एज रीजनल डिप्लोमेटिक हब। So Ethiopia is known for its rugged and distinct terrain, and it is dominated by the western and eastern highlands and plateaus, which are divided by the massive continental fracture known as the Great Rift Valley, running north to south through the country. इसके साथ ही आपने देखा कि जो टॉलेस्ट पीक है इथोपिया की वो है माउंट रास देजन, जो कि लोकेटेड है सिमियन माउंटेन्स में। देन ब्लू नील की बात करें तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स ओरिजिनेटिंग इन द इथोपियन हाईलैंड्स, एंड इट्स सोर्स इज लेक टाना, द लार्जेस्ट लेक इन इथोपिया, फ्रॉम वेयर इट फ्लोज इनटू सूडान टू इवेंचुअली मर्ज विद द व्हाइट नील। सो इथोपिया अभी हाल ही में काफी चर्चा में रहा है, क्योंकि जो COP32 है जिसका आयोजन 2027 में किया जाएगा वो होगा इथोपिया में। आप ध्यान रखेंगे COP30 का आयोजन अभी हाल ही में चल रहा है ब्राजील में। आप कमेंट करके बताएंगे कि जो COP31 है उसका आयोजन 2026 में किस देश में किया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Regarding the exercise Mitra Shakti 11 2025, which of the following statements is are correct? So यहां पर आपसे पूछा जा रहा है अभ्यास जो मित्र शक्ति है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है और आपको बताना है कि यहाँ पर मित्र शक्ति एक्सरसाइज से संबंधित कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है it is a bilateral joint military exercise between India and Bangladesh focusing on high altitude warfare. And second, a key feature of the exercise is the rehearsals of counter-terrorism and peacekeeping operations under the mandate of UN Charter. So अब यहाँ पर आपको बताना है कि एक्सरसाइज मित्र शक्ति से संबंधित यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है जबकि फर्स्ट इनकरेक्ट है। सो ये जो एक्सरसाइज मित्र शक्ति है इसका आयोजन किया जाता है बिटवीन द मिलिट्री ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका। आप देख सकते हैं मित्र शक्ति is a joint military exercise between the Indian Army and the Sri Lankan Army, North Bangladesh, and it focuses on sub-conventional operations and counter-terrorism in an international context, not primarily on high-altitude warfare, which is typical for specific Himalayan exercises. ये जो एक्सरसाइज है इसका कोर ऑब्जेक्टिव है टू जॉइंटली रिहर्स सब कन्वेंशनल ऑपरेशंस अंडर द चैप्टर 7 of the UN Charter. So this exercise involves joint tactical drills focusing on counterterrorism, peacekeeping, and humanitarian operations, making it a key element of the bilateral defense cooperation and training for UN mandates. पहली बार जो एक्सरसाइज मित्र शक्ति है उसका आयोजन किया गया था 2013 में। आप ध्यान रखेंगे 2025 में मित्र शक्ति का ये 11th एडिशन आयोजित किया जा रहा है। एक इंपॉर्टेंट चीज आप ये भी ध्यान रखेंगे कि ये जो एक्सरसाइज मित्र शक्ति है इसका आयोजन इस वर्ष किया जा रहा है फॉरेन ट्रेनिंग नोड कर्नाटका में। एडिशन कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है और ये एक्सरसाइज
किन दो कंट्रीज के मध्य आयोजित की जाती है? आप इतना ध्यान रखेंगे क्योंकि एग्जाम में इन्हीं चीजों से लेकर के क्वेश्चंस बनते हैं। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।